नमस्कार। आज हम चल रहे हैं 7वीं शताब्दी के भारत में। एक ऐसा दौर जब मौर्य और गुप्त जैसे बड़े साम्राज्य वो मतलब इतिहास बन चुके थे और राजनीतिक मंच पर ना काफी उथल पुथल थी। इसी माहौल में उभरे सम्राट हर्षवर्धन, जिन्होंने कोशिश की उत्तर भारत को फिर से एक सूत्र में पिरोने की। हमारे पास स्रोत हैं सम्राट हर्षवर्धन, जीवन, साम्राज्य और संस्कृति के कुछ अंश, जिनसे हम आज इस शासक के दौर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की चर्चा का मकसद ये समझना है कि हर्षवर्धन को अक्सर प्राचीन भारत का अंतिम महान सम्राट क्यों कहा जाता है। उनके दौर की क्या खासियतें थी, क्या बातें थी जिन्होंने इतिहास पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस माहौल से। गुप्त साम्राज्य बिखर चुका था। उत्तर भारत में कोई एक केंद्रीय शक्ति ने बची थी, है ना। छोटे छोटे राज्य थे, आपस में लड़ रहे थे, हूणों के आक्रमण भी हो रहे थे। एक तरह का क्या कहेंगे, राजनीतिक शून्य। बिल्कुल, राजनीतिक शून्य, या जिसे पुरानी किताबों में मात्स्य न्याय कहते हैं, मतलब बड़ी मछली छोटी को खा जाए, वैसा माहौल था। पुरानी व्यवस्थाएं टूट रही थीं और नई शक्तियां उभर रही थीं। इसी पृष्ठभूमि में लगभग 590 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म हुआ, थानेसर में, जो आज हरियाणा का कुरुक्षेत्र इलाका है। पुष्यभूति वंश था इनका। पिता थे प्रभाकर वर्धन, वो काफी महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने हूणों से, आसपास के राजाओं से लोहा लिया था। उनके 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी राजश्री। राजश्री की शादी कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन से हुई थी। तो मतलब परिवार काफी स्थापित था, लेकिन फिर हालात बहुत तेजी से बदले, है ना। पिता की मृत्यु हुई, फिर बहनोई ग्रहवर्मन की हत्या, बहन बंदी बना ली गई, फिर भाई राज्यवर्धन बदला लेने गए और वो भी धोखे से मारे गए। ये सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ। हाँ, बहुत ही दुखद और नाटकीय घटनाक्रम था ये। और फिर करीब 650 ईस्वी में सिर्फ 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन को गद्दी संभालनी पड़ी। और सिर्फ थानेसर की नहीं, कन्नौज का राज्य भी एक तरह से उनके जिम्मे आ गया, क्योंकि वहां शासक नहीं बचा था, बहन को भी बचाना था। तो सोचिए, कितनी कम उम्र, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां और इतने मुश्किल हालात, ये उनके व्यक्तित्व की असाधारण क्षमता दिखाता है शुरू से ही। बिल्कुल। और गद्दी संभालते ही उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, राजधानी बदली, थानेसर से कन्नौज ले गए। ये क्यों जरूरी था? सिर्फ शहर बदलना था या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ शहर बदलना नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक कदम था। मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। देखिए, थानेसर उत्तर पश्चिम में थोड़ा किनारे पर था, जबकि कन्नौज वो गंगा के उपजाऊ मैदान के ठीक बीच में था। तो आर्थिक रूप से तो महत्वपूर्ण था ये, कृषि के नजरिए से भी, और वहां से पूरब और पश्चिम दोनों तरफ साम्राज्य को संभालना ज्यादा आसान था। और कन्नौज उस वक्त एक प्रतिष्ठित शहर भी बन चुका था। तो राजधानी बदलकर हर्ष ने ये भी संकेत दिया कि वो सिर्फ अपने पुश्तैनी राज्य के राजा नहीं है, वो पूरे उत्तर भारत पर नजर रख रहे हैं। सत्ता का केंद्र वो उस मैदान में ले आए जहां असल खेल होना था। अच्छा, तो कन्नौज को बेस बनाकर फिर उन्होंने साम्राज्य विस्तार शुरू किया होगा। कहां तक फैलाया उन्होंने अपना राज्य? हाँ, अगले कई साल तो युद्धों में ही बीते। अपने भाई और बहनोई की मौत का बदला भी लिया, और उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा या तो सीधे नियंत्रण में ले लिया या अपने प्रभाव में। स्रोत बताते हैं कि उनके साम्राज्य में पूर्वी पंजाब था, लगभग पूरा गंगा यमुना का मैदान, यानी आज का यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के भी कुछ हिस्से थे। यहाँ तक कि नेपाल और कामरूप यानी असम जैसे सीमावर्ती राज्यों ने भी उनके अधीनता मान ली थी। उन्होंने उपाधि भी ली थी, सकलोत्तरा पथनाथ, मतलब समस्त उत्तर भारत का स्वामी। ये उनकी महत्वाकांक्षा और सफलता दोनों दिखाता है। ये तो हुई उत्तर भारत की बात, पर यहाँ एक दिलचस्प सवाल आता है। क्या उनकी नजरें दक्षिण पर भी थीं? क्या वो मौर्यों या गुप्तों की तरह पूरे भारत को एक करने का सपना देख रहे थे? ऐसा लगता तो है, महत्वाकांक्षाएं तो थीं उनकी। उत्तर में जब उनकी स्थिति मजबूत हो गई तो उन्होंने दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की। और वहां उनका सामना हुआ दक्षिण के एक और बहुत शक्तिशाली राजा से, वातापी या बादामी के चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय भी उतने ही ताकतवर और महत्वाकांक्षी थे जितने हर्ष। और फिर हुई वो मशहूर लड़ाई नर्मदा नदी के किनारे। जी हाँ, नर्मदा नदी के तट पर दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ, शायद 618-619 ईस्वी के आसपास। इस लड़ाई के बारे में हमें सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रशस्ति से।
उनका दरबारी कवि का रवि कीर्ति, उसने लिखा है ये। उस प्रशस्ति में तो दावा किया गया है कि पुलकेशिन ने हर्ष को बुरी तरह हराया। मजाक भी उड़ाया है कि हर्ष का हर्ष यानी खुशी काफूर हो गई। खैर, दरबारी विवरणों में थोड़ी अतिशोक्ति तो होती है, लेकिन ये साफ है कि हर्ष नर्मदा पार करके दक्षिण में नहीं जा पाए। तो ये लड़ाई सिर्फ दो राजाओं की हार जीत नहीं थी, इसने एक तरह से भारत के इतिहास को मोड़ दिया। मतलब नर्मदा नदी एक तरह की सीमा बन गई उत्तर और दक्षिण के बीच। बिल्कुल सही। एक लंबे समय तक ये उत्तर और दक्षिण भारत के साम्राज्यों के बीच की एक अनौपचारिक राजनीतिक सीमा बनी रही। ये एक तरह से शक्तियों का संतुलन था। इसने ये भी दिखा दिया कि 7वीं सदी का भारत अब किसी एक सम्राट के अधीन नहीं आ सकता। कई ताकतवर क्षेत्रीय शक्तियां थीं। हर्ष उत्तर के स्वामी बने रहे, पुलकेशिन दक्षिण के, और शायद इस हार के बाद हर्ष ने भी अपना ध्यान उत्तर में शासन को मजबूत करने और संस्कृति वगैरह पर ज्यादा लगाया होगा। अच्छा, अब आते हैं उनके शासन के तरीके पर, धर्म, नीति, प्रशासन, इन सब पर। उनके धार्मिक विचारों में भी एक बदलाव दिखता है। शुरू में वो शिव भक्त थे, अपने कुल देवता, पर बाद में बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव हुआ उनका। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। और इसी से जुड़ी है एक और बड़ी घटना। मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग या शुएनज़ैंग का भारत आना, वो हर्ष के समय में ही आए थे। हुएनसांग बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध ग्रंथों की खोज में ज्ञान के लिए वो करीब 630 से 644 ईस्वी तक भारत में रहे। काफी लंबा समय। उन्होंने हर्ष के दरबार में भी समय बिताया, नालंदा में पढ़ाई की, पूरे देश में घूमे, और उनका जो यात्रा वृत्तांत है CU की, वो उस समय के भारत, खासकर हर्ष के शासन के बारे में जानकारी का बहुत बड़ा खजाना है। तो हुएनसांग ने क्या बताया हर्ष की धार्मिक नीति के बारे में? क्या वो पूरी तरह बौद्ध बन गए थे? हुएनसांग के लिखने से ऐसा लगता है कि हर्ष बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे, उदारता से दान देते थे, बौद्ध विहार बनवाए, सभाएं बुलाई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो दूसरे धर्मों का भी उतना ही सम्मान करते थे। हुएनसांग लिखते हैं कि हर्ष शैव और वैष्णव पंडितों का भी आदर करते थे, उन्हें भी दान देते थे। राजकीय समारोहों में बुद्ध के साथ शिव और सूर्य की भी पूजा होती थी। तो कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था, पर वो धार्मिक रूप से बहुत सहिष्णु थे। ये उस समय के भारत की मिलीजुली संस्कृति को भी दिखाता है। और हुएनसांग ने महामोक्ष परिषद का भी जिक्र किया है, प्रयाग में होती थी ये क्या था? हाँ, महामोक्ष परिषद, ये तो एक गजब का आयोजन था। हुएनसांग बताते हैं कि हर 5 साल में प्रयाग में संगम पर एक बहुत बड़ी धार्मिक सभा और दान का उत्सव करते थे। इसमें वो सभी धर्मों के भिक्षुओं, विद्वानों, गरीबों, जरूरतमंदों सबको बुलाते थे। पहले कुछ दिन पूजा पाठ, धार्मिक चर्चाएं होती थीं, और फिर कई दिनों तक हर्ष अपनी पिछले 5 साल में जमा की हुई सारी निजी संपत्ति, सोना, चांदी, रत्न, रेशमी कपड़े, सब कुछ दान कर देते थे। हुएनसांग ने तो यहाँ तक लिखा है कि आखिर में हर्ष के पास पहनने के लिए अपने कपड़े भी नहीं बचते थे। वो अपनी बहन राजश्री से साधारण कपड़े मांगकर पहनते थे। हुएनसांग ने खुद छठी ऐसी परिषद देखी थी, शायद 643 ईस्वी में। ये त्याग और दान का मतलब चरम उदाहरण है। ऐसा किसी और राजा के बारे में सुनने को नहीं मिलता। वाकई एक सम्राट अपनी पूरी दौलत दान कर दे, ये तो अविश्वसनीय लगता है। अच्छा, प्रशासन कैसा था उनका? इतने बड़े साम्राज्य को चलाते कैसे थे? कुशल था? प्रशासन की झलक हमें हुएनसांग और बाणभट्ट के हर्षचरित दोनों से मिलती है। लगता है कि ढांचा गुप्तों जैसा ही था, पर शायद उतना सेंट्रलाइज्ड, उतना केंद्रीकृत नहीं था। साम्राज्य प्रांतों यानी भुक्ति, फिर जिलों यानी विषय, और फिर गांवों यानी ग्राम में बटा था। हर लेवल पर अधिकारी होते थे। राजा खुद प्रशासन में रुचि लेते थे, साम्राज्य का दौरा करते थे लोगों की समस्याएं जानने के लिए। कानून थोड़े सख्त थे, लेकिन अपराध शायद फिर भी होते थे। हुएनसांग को खुद यात्रा में डाकुओं का सामना करना पड़ा था। तो कह सकते हैं कि व्यवस्था थी, पर चुनौतियां भी थीं। और लोक कल्याण के काम, मतलब क्या वो एक वेलफेयर किंग, एक कल्याणकारी राजा माने जाते थे? हाँ, बिल्कुल। उनका शासन धर्म, न्याय और लोक कल्याण, इन 3 चीजों पर आधारित माना जाता है। उन्होंने सड़कों पर यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई, सराय कह लीजिए, जहाँ खाने और इलाज का भी इंतजाम होता था। गरीबों और बीमारों के लिए अस्पताल खुलवाएं, नदियों पर घाट बनवाएं, कुएं खुदवाएं।
और शिक्षा और कला को तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया। ये सब दिखाता है कि वो अपनी प्रजा की भलाई का सोचते थे। ये बात भी बहुत खास है कि हर्ष सिर्फ एक योद्धा या शासक ही नहीं थे, वो खुद भी एक विद्वान थे, नाटक लिखते थे। हाँ, ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत ही आकर्षक पहलू है। अक्सर राजा महाराजा कला साहित्य के संरक्षक होते हैं, पर खुद इतने अच्छे रचनाकार हों, ऐसा कम होता है। हर्ष ने संस्कृत में 3 बहुत प्रसिद्ध नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों नाटक आज भी मिलते हैं और संस्कृत साहित्य में इनका ऊंचा स्थान है। इन नाटकों में क्या खास बात है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए थे या कोई गहरा संदेश भी था इनमें? नागानंद की कहानी तो बौद्ध जातक कथा पर आधारित है। उसमें हीरो है जीमूतवाहन, जो नागों को बचाने के लिए खुद गरुड़ का भोजन बनने को तैयार हो जाता है। तो इसमें आत्म बलिदान, करुणा, अहिंसा जैसे बौद्ध मूल्य दिखते हैं। रत्नावली और प्रियदर्शिका ये प्रेम कहानियां हैं, राजा उदयन के रोमांस पर आधारित। इनमें दरबारी जीवन, इंसानी भावनाएं, ड्रामा, इन सब का अच्छा मिश्रण है। तो ये सिर्फ मनोरंजन नहीं थे, ये उस समय के सांस्कृतिक मूल्यों और हर्ष की अपनी साहित्यिक समझ का भी सबूत है। शायद ये उनके शासन की विचारधारा, करुणा, प्रेम, एक सुसंस्कृत जीवन, इसको भी दर्शाते हो। उनका सॉफ्ट पावर कह सकते हैं इसे। तो ये दिखाता है कि कला और संस्कृति से उनका कितना गहरा जुड़ाव था, और उन्होंने सिर्फ खुद ही नहीं लिखा, दूसरे विद्वानों और कवियों को भी बहुत सम्मान दिया। बिल्कुल, उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों का अड्डा था। सबसे मशहूर नाम तो बाणभट्ट का है। उन्होंने हर्ष की जीवनी लिखी, हर्षचरित, और मशहूर संस्कृत नॉवल कादम्बरी। हर्षचरित से हमें हर्ष के शुरुआती जीवन और उस जमाने के बारे में काफी कुछ पता चलता है। हालांकि ये दरबारी रचना है, तो तारीफ थोड़ी ज्यादा है इसमें। बाणभट्ट के अलावा मयूर जैसे कवि भी थे। कह सकते हैं कि गुप्त काल के बाद हर्ष का समय उत्तर भारत में संस्कृत साहित्य और कला के लिए एक छोटा सा स्वर्ण युग जैसा था। और शिक्षा के क्षेत्र में तो उनका सबसे बड़ा योगदान शायद नालंदा महाविहार को संरक्षण देना था। निश्चित रूप से नालंदा यूनिवर्सिटी उस समय सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र थी। नींव तो गुप्त शासकों ने रखी थी, लेकिन हर्ष ने उसे बहुत खुले दिल से दान दिया। उसके रखरखाव और विकास में बहुत मदद की। वेनसांग ने नालंदा का बहुत लंबा चौड़ा और तारीफ भरा वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि वहां 10,000 से ज्यादा छात्र थे और 1,500 के करीब अध्यापक। लाइब्रेरी कई मंजिलों की इमारतों में फैली थी। वहां ग्रामर, लॉजिक, मेडिसिन, फिलॉसफी, बौद्ध धर्म के अलग अलग स्कूल सब पढ़ाया जाता था। वेनसांग के मुताबिक वहां एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था और छात्र चीन, कोरिया, तिब्बत, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सब जगह से आते थे। हर्ष का नालंदा को संरक्षण देना ये उनके ज्ञान और शिक्षा के प्रति गहरे सम्मान को दिखाता है। तो हमने देखा एक ऐसा शासक जिसने बिखराव को समेटा, उत्तर भारत में शांति व्यवस्था लाई, दक्षिण में सीमाएं तय हुई, कल्याणकारी शासन चलाया, धर्मों का सम्मान किया, कला, साहित्य, शिक्षा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन हर कहानी का अंत होता है। हर्ष की मृत्यु हुई लगभग 647 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ? साम्राज्य का क्या बना? यही शायद हर्ष के साम्राज्य की सबसे कमजोर कड़ी थी। उनकी मृत्यु के बाद कोई वैसा काबिल उत्तराधिकारी नहीं आया जो इतने बड़े और विविध साम्राज्य को संभाल पाता। हर्ष ने जो एकता बनाई थी वो काफी हद तक उनके अपने करिश्मे और उनकी सैनिक ताकत पर टिकी थी। उनके जाते ही वो केंद्रीय नियंत्रण ढीला पड़ गया। जो सामंत थे, स्थानीय शासक थे जो उनके अधीन थे, वो धीरे धीरे आजाद होने लगे। कन्नौज का महत्व तो बना रहा, लेकिन अब उस पर कब्जे के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं। उत्तर भारत एक बार फिर से राजनीतिक बिखराव का शिकार हो गया और अगले कई 100 सालों तक वो छोटे छोटे राजपूत राज्यों के आपसी झगड़ों का अखाड़ा बना रहा। तो फिर उन्हें अंतिम महान सम्राट कहना कहाँ तक सही है, अगर उनकी बनाई एकता इतनी जल्दी बिखर गई? ये अच्छा सवाल है। देखिए, इतिहास में महान शब्द अक्सर रिलेटिव होता है, सापेक्ष होता है। उन्हें अंतिम महान सम्राट शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्राचीन भारत के उस दौर के आखिरी शासक थे जिन्होंने मौर्यों और गुप्तों की तरह एक बड़े, अखिल भारतीय तो नहीं पर कम से कम उत्तर भारतीय साम्राज्य का सपना देखा और उसे काफी हद तक पूरा भी किया। उनके बाद इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक एकता बनाने की कोशिश लंबे समय तक कामयाब नहीं हुई।
हाँ, ये सच है कि उनकी एकता स्थायी नहीं रही। शायद गुप्तों का प्रशासनिक ढांचा ज्यादा मजबूत था, लेकिन हर्ष का महत्व सिर्फ राजनीतिक एकता में नहीं है। उनका सांस्कृतिक योगदान, उनकी धार्मिक सहिष्णुता, उनकी दानशीलता और एक प्रबुद्ध, एक पढ़े लिखे शासक के तौर पर उनकी छवि, ये सब मिलकर उन्हें इतिहास में एक खास जगह देते हैं। उन्हें धर्मराज हर्ष भी कहा गया है। ये उनके न्यायप्रिय और कल्याणकारी शासन की तरफ इशारा करता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें, सम्राट हर्षवर्धन एक असाधारण शख्सियत है। राजनीतिक बिखराव के दौर में उत्तर भारत को एकजुट किया। थानेसर से कन्नौज राजधानी ले जाना एक स्मार्ट मूव था। नर्मदा पर पुलकेशिन से हार ने दक्षिण की सीमा तय कर दी। उनका शासन कल्याणकारी था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था, न्याय पर आधारित था। महामोक्ष परिषद जैसा दान का उदाहरण दिया। वो खुद विद्वान थे, नाटककार थे। बाणभट्ट जैसे कवियों और नालंदा जैसे संस्थानों को संरक्षण दिया। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य जरूर बिखर गया, लेकिन एक आदर्श शासक और सांस्कृतिक नायक के तौर पर उनकी विरासत बनी रही। तो ये भी सम्राट हर्षवर्धन के दौर की एक झलक, जैसा हमारे स्रोत बताते हैं। एक ऐसा समय जिसने युद्ध, राजनीति, धर्म, कला, ज्ञान, बहुत कुछ देखा। और हाँ, अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। हर्ष ने पहले बिखराव के बाद एकता कायम की और फिर उस एकता को बनाए रखने के लिए सिर्फ सेना पर नहीं, बल्कि न्याय, कल्याण, सहिष्णुता, ज्ञान और संस्कृति पर जोर दिया। क्या ये मॉडल मतलब पहले राजनीतिक स्थिरता लाओ और फिर समाज के नैतिक और बौद्धिक ताने बाने को मजबूत करो, क्या ये किसी भी युग, किसी भी समाज के लिए प्रासंगिक नहीं है? खासकर जब वो समाज किसी संकट या बदलाव के दौर से गुजर रहा हो। सदियों बाद भी शायद हर्ष के इस प्रयास में हमारे लिए कुछ सबक हो।